हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 44 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ बीपीएससी एग्जाम, खासकर बीपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों, मतलब 9, 10, 11, 12 तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा वो बिहार पीसीएस में जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के, उस सभी क्वेश्चन को लेकर आया जा रहा है, एक सीरीज टाइप का, जो आने वाले एग्जाम के लिए क्या है, खासकर महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, इंडिका। आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इंडिका। तो 36 का जो आंसर है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन डी आपका सही है और ये आपका बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे व्याख्या में से। व्याख्या है, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक जो है निरियाकस है, आनेसिक्रियस है, अरिस्टोबुलस है और मेगस्थनीज है। तो इसके जो समकालीन, सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखकों में 4 का नाम याद रखिएगा, निरियाकस, आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस और मेगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, मेगस्थनीज है। और ए भी आपका देखिए 56 और 59 दोनों बीपीएससी प्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको जरूर, इस पर मतलब आपको लेखक में इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं उनको याद रखना है, मेगस्थनीज के बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देखिए। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाएगा जो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का, किसका किया गया है? पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का। इसी तरह दे दिया जाएगा भागलपुर, मुंगेर उंगेर। तो आपको ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन अगर देगा तो वो ज़्यादा मारेंगे, यूपी दे देगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसको आपको रखना है कि मौर्य साम्राज्य का जो भी है नगर प्रशासन, उसके बारे में आपको मेगस्थनीज की पुस्तक में जो इंडिका है उसमें उसका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न जो समितियां होती थी उसके द्वारा होती थी। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, जो 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर वसूल का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। जो बिक्री कर होता था वो मूल्य का 10वें भाग के रूप में क्या किया जाता था? वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। करों की जो भी चोरी करता था उसको क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। आगे चलते हैं, आपका 38 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। क्वेश्चन है, मेगस्थनीज दूत था। मेगस्थनीज किसका दूत था? सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानी का। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 38 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, सेलुकस का था, सिकंदर का नहीं। ये किसका मेगस्थनीज दूत था? तो सेलुकस निकेटर का दूत था मेगस्थनीज। इसको आपको याद रखना है। व्याख्या देख लीजिए, मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा
चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो यूनानी राजदूत था उसका क्या नाम था? मेगस्थनीज था। और किसने भेजा था उसको? तो सेलुकस निकेटर द्वारा उसको भेजा गया था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपनी पुस्तक जो है इंडिका नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया, लिखा है। तो उसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। और किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक है, नंदों का नाश करने वाला है। तो आंसर आपका यही सब है। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य साम्राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था ये बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बृहद्रथ है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ है। जौलोक, अवंती, वर्मा, नंदी वर्धन ये सब नहीं है, आपका डी जाएगा। और ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम जो हो जाएगा बृहद्रथ। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में वही चीज, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। तो जो पुष्यमित्र शुंग है उसने इसका बृहद्रथ का वध किया, उसको मारा। और इसके बाद क्या है कि वो शुंग वंश का क्या है? संस्थापना करता है। तो शुंग वंश का संस्थापक यही हो जाता है। तो आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? जूनागढ़ में, भीतरी में, नासिक में या सांची में? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सही हो जाएगा 40 का। जूनागढ़ में जो है रुद्रदामन प्रथम है, उसके उपलब्धियों को जो वर्णन किया गया है वो जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। तो आप 40 का ए कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या है फ्रेंड्स, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन का जो शासनकाल है वो 130 से 130 से 150 ईस्वी तक है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृति भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो 21 भाषा में लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। इसको याद रखिएगा कि जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और लिपि उसकी क्या है? ब्राह्मी लिपि है। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा ये, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन जो संस्कृत अभिलेख है वो कौन है? तो रुद्रदामन की है और सबसे पहली भी है। तो रुद्रदामन की अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है संस्कृत भाषा में। लिपि उसका क्या है? तो लिपि ब्राह्मी लिपि है। और उसमें किसका जिक्र है? तो जो जिक्र किया गया है किस चीज़ का? तो उसमें जिक्र है जो रुद्रदामन की वंशावली की, उसके विजयों की, शासन की, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर क्या है? प्रकाश डाला गया है। आगे चलते हैं, आपका 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ का, बृहद्रथ का, खारवेल का, हुविक्स का। और एक क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है बीपीएससी में, 48वें और 52 दोनों वाले में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का? सी सही हो जाएगा दोस्तों, खारवेल। तो निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो आंसर हो जाएगा आपका खारवेल। आंसर कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए, कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है।
उड़ीसा, जिसे अब उड़ीसा बोला जाता है, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो खारवेल का अभिलेख कहाँ है? खारवेल का अभिलेख का क्या नाम है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, एक खारवेल का अभिलेख है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो खारवेल का जो अभिलेख है उसका नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, और यही एक अभिलेख है जो उसके इतिहास के जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। ये भी याद रखना है कि जो हाथी गुफा अभिलेख जो है किस भाषा में है? तो ये प्राकृतिक भाषा में है। और किसकी है? तो चेदी राजवंश जो है, चेदी शासक जो खारवेल है उसकी है। और चेदी जो है कहाँ के शासक थे? चेदी जो है कहाँ पे शासन करते थे? कलिंग के। तो कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल था, जो बहुत ही महान था। और उसके जो अभिलेख है, उसके अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, और इसी में उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, फिर खारवेल से ही संबंधित क्वेश्चन, और ये आपका बीपीएससी 60वीं और 62वीं 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका चेदी वंश तो एक है ही दोस्तों, चेदी वंश तो है, लेकिन चेदी वंश को महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता था। चेदी वंश को जो है महामेघ वाहन भी कहा जाता था। तो ये दोनों हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो ई के साथ जाएगा। ई सही हो जाएगा कि कलिंग जो नरेश खारवेल था उसका संबंध जो है महामेघ वाहन वंश से भी है और चेदी वंश से। तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघन वाहन नामक व्यक्ति था। तो कलिंग के जो है चेदी राजवंश का जो संस्थापक है वह महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। और 21 भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। प्राकृतिक भाषा में लिखा गया अभिलेख है। और एक मतलब ये जो आपका कलिंग है वो कहाँ है? गुजरात में। इसको भी याद रखिएगा, ये गुजरात में ही है ना, यहाँ पे दिया है। तो कलिंग उड़ीसा में, सॉरी, कलिंग जो है उड़ीसा में, इसको याद रखिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए आ रहा था। तो कलिंग जो है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर जिले से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी में जो है हाथी गुफा का उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो कलिंग का संबंध किससे है? उड़ीसा से है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो वो कहाँ था? हाँ, जूनागढ़ अभिलेख आपका गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख जो मिला है वो कहाँ मिला है? तो गुजरात में मिला है, ये याद रखिएगा। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। आगे चलते हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे इसका व्याख्या देख लीजिए। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से पर मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने कहा है। किस पुस्तक में कहा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। यहाँ से 3 चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन कई बन जाएंगे दोस्तों। इसमें जैसे है कि विसेंट स्मिथ की रचना क्या है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने बोला है? तो विसेंट स्मिथ ने कहा है। या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस तरह याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक जो हैं वो कौन है? हरिशेर हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेर है। इसको याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति और हरिशेर इसके क्या है? लेखक हैं। और प्रयाग प्रशस्ति में किसके वर्णन मिलता है? विजयों का वर्णन मिलता है। तो समुद्रगुप्त के वर्णन मिलता है विजयों का। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुप्त सम्राट
जिसने हुरों को पराजित किए थे। गुप्त सम्राट जिसने हुरों को पराजित किया वो कौन था? समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त था, रामगुप्त था। और ये आपका 11 में पूछा गया है, 2011 में। आंसर आपका सी के साथ जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुरों को पराजित किया था। ऑप्शन सी आपका सही है, 44 का सी कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। हुरों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुरों का जो पहली बार आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जो 455 ईस्वी में 455 ईस्वी में हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? तो हुरों का आक्रमण हुआ था। उसमें शासक कौन था? तो सम्राट जो था स्कंदगुप्त था, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुड़ आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। कौन था? हुड़ आक्रमण का नेता कौन था? खुसनेवाज था। खुसनेवाज आपको याद रखना है कि हुड़ों का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय मतलब उस समय मौर्य वंश का मतलब शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। और उस समय क्या है कि हुड़ों का जो नेता था कौन था? तो वो था आपका खुसनेवाज था। इसको याद रखिएगा। नहीं, गुप्त वंश है ना, स्कंदगुप्त आपका गुप्त वंश आ गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गुप्त वंश स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का सम्राट है, मौर्य का नहीं। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने कब्जा कर लिया था। 45 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका बीपीएससी 16 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो अप्रहत उस भूमि को कहा जाता है जिसपे खेती नहीं होती है। तो बिना जोती हुई भूमि आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अप्रहत किया जाता है, अप्रहत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्याख्या है, बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अप्रहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, एक टर्म है। आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका बीपीएससी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2016 में पूछा गया है। चीनी यात्री सुयंग यून ने भारत की यात्रा की थी। सुंग यून ने जो भारत की यात्रा की थी किस सन में की थी ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 515 से 520 के मध्य इन्होंने किया था। जो सुंग यून जो थे वो भारत की यात्रा किए थे, ये चीनी यात्री थे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, 515 से 520 के मध्य। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में वही चीज़ है, चीनी यात्री सुंग यून 518 में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। तो बौद्ध धर्म की प्रतियां किसने एकत्रित की थी? तो सुंग यून ने की थी, और ये 518 में भारत आए थे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 47 नंबर, हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। तो किसने किया था दोस्तों? तो आंसर बी सही हो जाएगा, ह्वेनसांग ने किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। व्याख्या में, हर्षवर्धन के समय की ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। तो ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए
629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। तो पहले कहाँ रहता था? तो तांग शासकों की जो राजधानी थी चंगन, वहाँ से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था। इसको याद रखिएगा। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है सी यू की। वो ग्रंथ क्या है? सी यू की। इसको याद रखिएगा, सी यू की, ये याद रखिएगा, सी यू की। ये अलग अलग भी रह सकता है, इस तरह भी रह सकता है, तो इसको याद रखिएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्लड़ के पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगड़ी। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राजतरंगड़ी। जो इंडिका है मेगस्थनीज की पुस्तक है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य की पुस्तक है, तो यही आपका हो गया राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी जो है वो कल्लड़ की पुस्तक है। व्याख्या देख लीजिए। कल्लड़ ने राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। कल्लड़ ने राजतरंगड़ी में किसका इतिहास लिखा है? तो कश्मीर, दोस्तों कश्मीर का इतिहास लिखा है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ की रचना कल्लड़ ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कल्लड़ ने अपनी रचना राजतरंगड़ी किसके शासनकाल में पूर्ण किया था? तो आंसर हो जाएगा जय सिंह। और जय सिंह का जो कार्यकाल है 1127 से 1159 तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो किसने की है? तो चाणक्य ने की है, कौटिल्य ने की है, विष्णुगुप्त। तीनों नाम एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है। और एक जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। राजनीति शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा जो केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, सही हो जाएगा, बिहार में है दोस्तों। उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वो बिहार में, ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो पाल वंश के जो शासक है, प्रथम शासक जो है गोपाल ने क्या किया था? उदंतपुर की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्यदेव, नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा, नान्यदेव। जो नान्यदेव थे वो कर्नाट वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और ये आपका 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ था तो उसमें भी कर्नाट वंश से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे और नान्यदेव का जो शासनकाल है वो 1097 से 98 तक है, इसको याद रखिएगा। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। तो कर्नाटक की जो राजधानी थी वो क्या थी? सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का शासक जो था, शासनकाल मिथिला का स्वर्ग कहा जाता है। और इसका जो शासनकाल है 1000 से 1097 से 1325 तक है इस वंश का शासनकाल। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं, और ये यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। वहाँ से नहीं आएंगे तो जो इसके व्याख्या में बताया गया वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में बने हैं अब तक, तो आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं, तो इसलिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।